भाई, तो तीसरे दिन की शुरुआत करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने एरे को देख लिया था और एरे के डिफरेंट मेथड्स देख लिए थे, लूप्स वगैरह देख लिए थे। तो आज हम इंशाल्लाह फंक्शन को देखेंगे, भाई फंक्शन होता क्या है। पहली बात तो फंक्शन को समझने की ज़रूरत है कि आया यानी हम इस चीज़ को यूज़ क्यों कर रहे हैं या इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे क्यों हैं, इस कॉन्सेप्ट के पीछे रीज़न क्या है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कोई भी नंबर है उसे डबल कर दो, तो आप क्या करोगी कि मिसाल के तौर पे मैंने 2 दिया, आप मुझे रिटर्न में क्या दे रही 4, 3 दिया 9 दे रही है, यानी उसको मल्टीप्लाई बाय उसी के साथ स्क्वायर ले रहे हो एक तरीके से, यानी मैं स्क्वायर के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो अब हर बार आप मैं कहूँ कि कंसोल आप करो 3 दो तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 4 दो तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करो। तो अब इस चीज़ को बार बार लिखने के बजाय अगर इसी लॉजिक को मैं किसी कोड स्निपेट में डाल दूँ और हर बार मैं खाली उसे वैल्यू दूँ और मुझे वो रिटर्न कर दे, या रिटर्न ना भी करें, आप किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो रिपीटेडली, यानी देखो जब हम पहली क्लास में आए थे हमने एक बात कही थी कि हम ड्राई का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। ड्राई क्या कहता है, डोंट रिपीट योर सेल्फ। अब एक ही कमांड आप बार बार लिख रहे हो, बार बार लिख रहे हो, नहीं, आप उसे एक कोड स्निपेट बनाओगे जो कि जनरली वर्क करेगा, कि आप उसे जो भी वैल्यू दो वो उसे खुद से मल्टीप्लाई कर दे, या जो भी वैल्यू दो खुद से डिवाइड कर दे, एंड सो ऑन। सही हो गया? तो आओ इसे थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं कि किस तरीके से होगा ये काम। अच्छा जी, फंक्शन बनाने का तरीका क्या है, आप सिंपल फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे और जो भी आपका फंक्शन का नेम है, तो मैंने मिसाल के तौर पे कर दिया डेमो। इसके बाद आप राउंड ब्रैकेट्स लगाओगे और करली ब्रेसेस कर दोगे। ये जो करली ब्रेसेस हैं इसके अंदर जो भी आएगा ये इसका स्कोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब आप इसके अंदर इस फंक्शन के बारे में सारी डिटेल्स लिखोगे। सही? मिसाल के तौर पे मैंने कहा अलर्ट, मैं अलर्ट करवा रहा हूँ, मेरी मर्जी कुछ भी करवा सकता हूँ मैं किसी फंक्शन के अंदर। मैंने लिख दिया हेलो आई एम डेमो। सही हो गया? कोई परेशानी? कंट्रोल एस किया मैंने, कुछ भी नहीं आ रहा। रीज़न इज दैट आपने इस वक्त सिर्फ फंक्शन को बनाया है, जस्ट डिक्लेयर किया है, आपने कॉल नहीं किया। तो जब फंक्शन पहले आप फंक्शन बनाओगे देन उसको यूज़ करने के लिए कॉल करोगे। कॉल करने का तरीका क्या है? यू विल सिंपली से डेमो लाइक दिस, और अब आप देखोगे आपको अलर्ट होती हुई नज़र आ रही है। सही हो गया? कोई मसला? नेक्स्ट हमारे पास कुछ सिनारियोज आ जाते हैं। मसलन मैंने कहा कि मैं चाहता हूं मैं फंक्शन को कोई वैल्यू दूं, सही, जिसको आप कहोगे पैरामीटराइज फंक्शन। तो आप यहां पर इसको कोई वैल्यू दे दो कि मिसाल के तौर पर मैंने कह दिया नम। सही? और मैंने सिंपल कहा कंसोल लॉग करो नम मल्टीप्लाई बाय नम, बस मैं कंसोल करवा रहा हूँ। सही? आप देख सकते हो नैन आ रहा है। अच्छा, मैंने अगर इसमें 5 पास किया 25। अब देखो मुझे बार बार ये लॉजिक नहीं लिखनी पड़ेगी, यही लॉजिक 50 लाइन्स की भी हो सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अब देखो मैं खाली डेमो लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर 15 लिखूँ, 52 लिखूँ या 35 लिखूँ, तो जो भी लॉजिक है हमने बना के रख दिए। तो आपने अब तक जितने फंक्शंस देखे थे उनके बैक पे यही हो रहा था। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने रिप्लेस वाला फंक्शन दिखाया था और मैंने वही चीज़ इंप्लीमेंट भी करके दिखाई हुई थी। तो आप वो जितना कोड स्निपेट है आप उसे एक फंक्शन में डाल सकते थे और अपना एक रिप्लेस का फंक्शन बना सकते थे आप। ये चीज़ समझ आती है कि नहीं? इसी तरीके से जो अपर केस का फंक्शन था, लोअर केस का फंक्शन था, उनके बैक पे हो रहा यही था कि आप कोई भी वैल्यू देते थे उसको कैपिटलाइज करके दे देता था, कोई भी वैल्यू देते थे उस सबको लोअर केस करके दे देता था। सही हो गया? यहाँ तक कोई टेंशन? अच्छा जी, अब एक चीज़ देखते हैं कि जैसे कि मैंने कह दिया वार डेटा इक्वल्स टू डेमो
और इसमें मैंने दिया 5। मैंने इसी फंक्शन को एक वेरिएबल के इक्वल कर दिया, सही है। और अब मैं इसे कंसोल करता हूँ। सही है। आप देख सकते हो ये क्या आ रहा है, रीजन। आप वैल्यू दे तो रहे हो, वापसी ले रहे नहीं हो। वापसी भी चाहिए, उसके लिए आप सिंपल क्या करोगे, कीवर्ड है रिटर्न वैल्यू खाली देनी और वहीं पर काम हो जाए, दैट्स इट। रिटर्न नहीं लगाओगे। तो जिस फंक्शन में रिटर्न नहीं हो रहा वो क्या है, वाइड है। उसकी टाइप क्या होगी, आप उसको कहोगे ये वाइड टाइप का फंक्शन है, VOID। सही है, कोई टेंशन। अच्छा, तो भाई अभी एक फंक्शन बनाते हैं हम, बताओगे तुम लोग, मुझे नहीं पता। फंक्शन हमें ऐसा बनाना है कि हम उससे जो भी लेटर दें उसे कैपिटलाइज कर दे, कैपिटल केस में कर दे। कैसे करोगे, मैंने लिखा फंक्शन टू कैपिटल केस कर दिया मैंने। इसके अंदर एक स्ट्रिंग आएगी मेरे पास, क्या करूँ आगे बताओ। सी भी कैपिटल है ना, कुछ गलती कर रहे हैं, 2 मिनट यार। सही तो लिख रहा हूँ यार, क्या गलती कर रहा हूँ। सही है, बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा, टू अपर केस कर दिया आप। इस चीज़ को Ctrl+X CLG Ctrl+V, फंक्शन को मैं कॉल भी कर देता हूँ। मैंने इसके अंदर डाल दिया भाई मुझे कैपिटल केस चाहिए, पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे छोटे। बिल्कुल, मैंने लिखा STR0, H आ गया। तो मैंने कहा var फर्स्ट लेटर इक्वल्स टू STR0 डॉट मैंने क्या किया, पहले लेटर को कैपिटल कर दिया, var रिमेनिंग लेटर इक्वल्स टू STR डॉट स्लाइस। कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 डाल दूँगा, 1 के बाद जितने हैं सारे, और उनको टू लोअर केस कर दूँगा। सही हो गया। console.log फर्स्ट लेटर प्लस रिमेनिंग लेटर। दो मिनट रुक जाओ, करते हैं, वो भी करते हैं, क्यों टेंशन ले रही हो, करते हैं। हो गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम है फिर से, अब क्या करोगे। हाँ, मुझे सबके पहले पहले लेटर कैपिटल चाहिए, अब क्या करोगे।
करो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या किया स्प्लिट ने? हमने हर लेटर को अलग अलग किया, किस फॉर्म में? एरे की फॉर्म में। पहली चीज़, उसको मैंने स्पेस किस लिए दिया कि जहाँ जहाँ स्पेस आ रहा है इसका मतलब अगला लेटर है, तो स्पेस के ज़रिए तोड़ो। यानी अब मिसाल के तौर पे जैसे लेट सपोज चलो मैं कहता हूँ कॉमा, तो मैं जब इस स्प्लिट के अंदर कॉमा दूंगा तो देखो ये कॉमा कॉमा के हिसाब से तोड़ ले उसे, सही है? आप उसे जो आइडेंटिफायर दोगे उस आइडेंटिफायर के हिसाब से उसको सेपरेट करेगा। मैंने कहा स्पेस के जरिए सेपरेट करो। ये चीज़ समझ आती है सबको? पहला काम हुआ, STR में क्या आ गया? हर वर्ड प्रिंट हो गया। दैट मीन्स STRI में मेरे पास क्या आ रहा है? अच्छा, सेकंड यार, सॉरी यार, STR एरे लिखना था, मैं लिख रहे वाला हूँ। हेलो आ गया। सबके पहले पहले लेटर कैपिटल कर दी मैंने। हेलो का भी पहला लेटर कैपिटल, जिसका भी, आई का भी, यू का भी। इसी तरीके से Ctrl+C Ctrl+V, सही है? तो हम इस तरीके से कर देते हैं, Ctrl+C, मैं चाहता था उसको एक ही लाइन में लिख सकता था, लेकिन पहले अलग अलग करके जानबूझ के दिखाया है। पहला काम हो गया। हेलो भी उसमें चला गया, दिस भी चला गया, इस भी चला गया और सामा भी चला गया। पहला काम हो गया। अब नेक्स्ट हमें करना क्या है भाई? मुझे तो रिटर्न करवाना है। क्या करना है? रिटर्न करवाते हैं भाई। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारे पास इंडिविजुअल की लॉजिक रहे।
मैंने कहा var temp इज इक्वल्स टू एम्प्टी। मैंने क्या किया, एक टेम्परेरी वेरिएबल बना दिया। मैंने कहा कंट्रोल सी temp प्लस इक्वल टू दिस। टेम्प के अंदर जो पहले का पड़ा हुआ है वो भी रहे, साथ में ये भी आए। अच्छा, और एंड में मैं क्या करता हूँ, CLG टेम्प को कंसोल करवा के देख लेता हूँ मैं, लेकिन स्पेस नहीं आया बीच में। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एंड में कहता स्पेस भी डाल दूँगा, स्पेस भी आ गया, सही हो गया। अच्छा, तो हम इस वाले कंसोल को कमिट कर देते हैं। इसकी जगह पर हम सिंपल क्या करेंगे, टेम्प भाई को हम रिटर्न करवा देंगे। सही है, तो अब मैं जो भी डालूंगा वो आ रहा तो है, लेकिन हम उसे रिसीव करेंगे। कैसे रिसीव करेंगे भाई, मैंने कहा वार सेंटेंस इक्वल टू दिस, मैंने कहा CLG सेंटेंस। अब आपकी मर्जी है, I am full डेवलपर। हो गया। अब क्या हो गया भाई, आप चाहे कुछ भी दो, वर्क परफेक्टली करेगा। यानी हमने एक खुद एक जनरलाइज वे क्रिएट कर दी। अब आपकी मर्जी है, देते रहो उसमें जो देने, परफेक्टली वर्क करेगा ये। पहली वैल्यू चाहिए मुझे उस इंडेक्स की। STRI में क्या आ रहा है, हर इंडिविजुअल लेटर आ रहा है, फिर उस लेटर का भी पहला वर्ड चाहिए मुझे, इसलिए 0। सही है, कोई टेंशन नहीं आता। अब यहाँ पर हुआ क्या, अगर एक चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करो, लिटरली ये प्रॉब्लम मैंने पहले कभी सॉल्व भी की थी, मैंने इस चीज़ को कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया था, बट हमने किया क्या, हर चीज़ को स्टेप वाइज करते रहे। कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करो उसको चंक्स में डिवाइड करो। यानी सबसे पहले मैंने किया कि एक इंडिविजुअल लेटर लिया, उसके ऊपर काम किया, फिर उसको लूप्स में लेकर गया, फिर उसको 1 बाय 1 डील किया। डायरेक्ट बड़ा प्रॉब्लम उठाओगे कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करो और देन चंक बाय चंक रूल उसके ऊपर अप्लाई करो। पहले उसको छोटी प्रॉब्लम पे अप्लाई करो, देन बड़ी पे करो, आपको ऑटोमेटिकली वो डिपेंडेंसी समझ आती जाएंगी। सही हो गया, कोई मसला यहाँ तक। फंक्शंस देखे, उसमें फिर पैरामीटर पासिंग देखी, सही है। उसके बाद रिटर्न का कॉन्सेप्ट देखा कि अगर फंक्शन के अंदर ही आपको उस चीज़ को रखना है, यानी आप चाहते हो कि बस फंक्शन के अंदर ही डील हो जाए, मुझे वैल्यू चाहिए नहीं, बस ये काम कर दो, आपको रिटर्न की ज़रूरत कोई नहीं है। ऐसे फंक्शंस को हमने क्या कहा था, वाइड है, सही है। उसके बाद रिटर्न का कॉन्सेप्ट देखा हमने, देन हमने एक फंक्शन को एक वेरिएबल में पास करके देखा, जाहिर बात है रिटर्न हो की वैल्यू आएगी तो वैल्यू स्टोर भी तो करवानी है, तो वैल्यू हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दी थी। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया कैपिटलाइज केस का, जिसके अंदर हमने एक और नया कॉन्सेप्ट देखा कि किसी स्ट्रिंग को हम अलग अलग तोड़ते हैं किस तरीके से, सही है। आपका स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट था, आप इसमें जो भी वैल्यू पास करोगे उस वो चीज़ जहाँ पाई जाएगी उस पर तोड़ देगा उसको। आप लेटर भी को आपने कहा कि भाई जब ए लेटर आए लेटर को अलग कर दो, हो जाएगा ये, सही है। तो हमने कहा कि भाई बाय स्पेस तोड़ो, कि जहाँ जहाँ स्पेस आ रही है लेटर को सेपरेट कर दो इन द फॉर्म ऑफ एरे। हमने ये किया। हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया जिसमें हम स्ट्रिंग को डाल सकें, सही है। तो मैंने किया गया, हर उस पर जो स्ट्रिंग के एलिमेंट्स थे उसके ऊपर एक लूप चलाया। लूप इस तरीके से चलाया कि जो हर एलिमेंट के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको जो फर्स्ट इंडेक्स है, यानी जिसको 0th इंडेक्स आप कहते हो, उसको मैंने अपर केस में कन्वर्ट किया, और उसके अलावा जितने थे उन्हें स्लाइस करके लोअर केस में कन्वर्ट किया, और उसके बाद एंड में एक स्पेस डाल दी ताकि वो कॉन्केट हो सके सही तरीके से। और उन्हें मैं कॉन्केट किसके अंदर कर रहा था, एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर जो कि हमने स्टार्ट में एम्प्टी रखा था, सही है। और देन उसे सिंपल मैंने रिटर्न करवा दिया, बस सही हो गया। कोई परेशानी यहाँ तक थोड़ी।
आपने ए लेटर दिया, उसका क्या आस्की आ रहा है 97। बता दो ना शादी, क्यों टेंशन ले रहे हो, बता रहा हूँ क्यों टेंशन ले रहे हो। ये रहा, दिखाता हूँ। अब दिमाग में एक सवाल नहीं आ रहा कि जो अपर केस है लोअर केस है वो कैसे कन्वर्जन कर रहा है। देखो आपके पास ये हर लेटर के डिफरेंट आस्की कोड्स हैं, सही है। कैपिटल ए का क्या है और स्मॉल वाले का आई गेस 97 होगा, किधर है, ये रहा। तो इन दोनों में डिफरेंस निकालो 32, हर लेटर का डिफरेंस देखना 32 होगा, नोट कर लो पहले। जितने लेटर्स हैं उनका उनके स्मॉलर से 32 का डिफरेंस है, तो आप जो भी वैल्यू देते हो उसको 32 से आस्की में पास करके कन्वर्ट कर देते हैं आपके लिए। इस तरीके से काम कर रहा होता है बैक पे, सही है। तो एटलीस्ट चलो मिसाल के तौर पे आपको याद नहीं आ रहा, आपके दिमाग में एक ही होना चाहिए कि 32 का डिफरेंस है वैल्यू में, सही हो गया, ये चीज़ समझ आती है। अच्छा ऐसे है, बहुत मासूमाना सवाल है। अच्छा जी, अब बारी आती है स्कोप्स की, जो कि मैंने शुरू में जिक्र किया था। स्कोप का मतलब क्या है कि इसकी रेंज इतनी है। मिसाल के तौर पे ये क्लास हमारा स्कोप है, बराबरली क्लास एक अलग स्कोप है, हम उसका लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते, ना वो हमारा लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। या मिसाल के तौर पे इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बराबरली यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता, ना उस वाला यहाँ पर आ सकता। रीज़न वो उसका अपना एरिया है जो वो एक्सेस कर सकता है, ये इसका अपना एरिया जो एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर मैं गली की बात करूँ, गली सबके लिए एक्सेसिबल है। तो यही थोड़ी सी मिसाल है जो कि ग्लोबल और लोकल की है। इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं एक बार। मैंने मिसाल के तौर पे कह दिया वार डेटा, और मैंने कह दिया उसामा, सही है। मैं एक फंक्शन भी बनाता हूँ डेमो के नाम से, और मैंने कंसोल लॉग किया डेटा को, डेमो को कॉल भी कर देता हूँ मैं, कंसोल लॉग आउटर। तुम्हें मैं बुलाऊंगा नहीं, तुम कैसे आओगे। अच्छा अब देखो, इनर वाला भी कॉल हुआ, आउटर वाला भी कॉल हुआ। क्या कह रहा है, रीजन उसका एरिया ही यही है, सही हो गया कि नहीं। अच्छा अब देखो, अंदर वाले को उसने क्या बोला उस्मान, बाहर वाले को क्या बोला है। यानी अगर वो फंक्शन के अंदर सेपरेटली डिफाइंड हुआ है तो फंक्शन के लिए वो अपनी ही वैल्यू एक्सेस करेगा। अगर सेम वेरिएबल बाहर भी है अंदर भी है, तो जब आप फंक्शन में उसको कॉल करोगे तो अपने फंक्शन की वैल्यू लेगा वो।
सही हो गया? कोई मसला? सेम ही, सही, कोई परेशानी? क्या क्या था? ओके, लोकल ग्लोबल हो गया। स्विच देख लेते हैं भाई। जिस तरीके से हमने इफ एल्स देखा था, क्या कह रहा हूँ, उसी का एक और भाई है आपके पास, स्विच। आप क्या करते हो, डिफरेंट इफ एल्स के स्टेटमेंट्स बनाते हो कि भाई ये काम ना हो तो ये ना हो तो ये, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप स्विच केसेस डिफरेंट क्रिएट करते हो कि भाई अगर ये वाला काम हो तो ये काम कर दो। लेकिन फ़र्क कहाँ पर आता है, पहले कोड लिखूँगा फिर फ़र्क बताता हूँ कि भाई इफ एल्स में और इसमें नॉर्मली तौर पे क्या फ़र्क आ रहा है। मैंने कहा स्विच, मैंने मिसाल के तौर पे कह दिया डेटा, यानी डेटा कोई भी वेरिएबल है, इसकी बेस के ऊपर आप चेक करोगे। यानी हम लोग कहते हैं ना इफ़ दिस इक्वल टू दिस, यानी मिसाल के तौर पे डेटा इज इक्वल टू पाकिस्तान, तो ये, तो आपने डेटा को चेकिंग कंडीशन बना दिया आपने। मैंने लिख दिया भाई वार डेटा इक्वल्स टू उसामा, सही है? तो मैंने ऐसे कहा कि अगर डेटा में उसामा वैल्यू आए आप लिख दो वेलकम सर, सही है? और अदरवाइज सही हो गया? क्या बोला इसने? वेलकम सर। अच्छा, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स कर दिया उसने, सही हो गया? अब इसी तरीके से मैं एक और केस बना लेता हूँ, यानी मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैंने कह दिया क्या हो गया, सेम कुछ भी मैंने मैसेज सेपरेट कर दिया। तो अब जब मैंने लिखा आसिफ जॉन, तो उस हिसाब से काम कर रहा है। अब बात आती है फ़र्क की क्या है, सही? इफ एल्स जब चलेगा वो हर एक स्टेटमेंट को चेक करेगा, पूरा का पूरा एल्स तक पूरा लूप चलाएगा वो, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स सारे चेक करता हुआ आएगा। स्विच में सिंपल सा सीन है, जहां मैच हुआ बाहर ब्रेक हो जाएगा वो। यानी ब्रेक का काम ही यही है कि जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हुई आप डायरेक्ट स्विच के केस से बाहर आ जाओगे। सही हो गया? कहानी समझ आ गई? क्लियर है? अभी नॉर्मली तौर पे समझ नहीं आएगा, रिएक्ट पे जब जाओगे ना कॉन्टेक्स्ट देखोगे समझ आ जाएगा ये, सही है? उसके बाद वाइल लूप पढ़ाता हूँ भाई। भाई वाइल का सीन क्या है कि जब तक ये काम हो चलते रहो, सही है? चलो एक काम करते हैं, एक में इफ एल्स फॉर के लूप से काम करता हूँ, फिर वही काम वाइल के लूप से करके दिखाता हूँ, सही है? मैंने मिसाल के तौर पे लिखा फॉर लूप, अरे यार एक तो लेट में बार बार चला जाता है, ये 6 में आऊँगा था पढ़ा हुआ, वार आई इक्वल टू 0, आई मस्ट बी लेस देन, मिसाल के तौर पे 5 कह दिया मैंने, आई प्लस प्लस CLG आई। आप देख सकते हो लूप चल गए, ओके। अब यही सेम काम हम वाइल से कैसे करेंगे? मैंने लिखा वायर आइटरेटर इक्वल टू 0, सही है? और भाई और ले लो यार, बस। अच्छा,
मैंने कहा आइटरेटर इक्वल टू 0, मैंने बनाया वाइल, मैंने कहा आई मस्ट बी लेस देन 5, सही है, CLG आई प्लस प्लस क्यों नहीं आई, ओ सॉरी आइटरेटर लिखना था मैंने, वेरिएबल का नाम वाला डाल दिया था। ये लो भाई, तो वही सेम काम हमने देख सकते हो, दोनों कोड स्टेबल। यानी लूप्स में एक बात हमेशा नोट करना, आप उसको इनिशियलाइज करोगे, 3 चीज़ें आप उसको लाजमी दोगे, कोई भी लूप होगा, इनिशियल स्टॉपिंग कंडीशन, इंक्रीमेंट, ये 3 चीज़ें आप लाजमी दोगे। सिंटैक्स डिफरेंट होगा लेकिन तरीका सेम ही होगा। सही हो गया? अच्छा, ये उसके बाद डू वाइल होगा आई गेस, चलो डू वाइल पढ़ा देते हैं। डू वाइल का सीन क्या है भाई, ये एक दफ़ा चलेगा ज़रूर, चाहे कुछ भी हो, सही है। डू वाइल का क्या है भाई कि मैंने कह दिया CLG आई देता हूँ, मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ और आई इक्वल टू 0 देता हूँ मैं मिसाल के तौर पे, सही है। मैं यहाँ पर कंडीशन क्या दे रहा हूँ कि आई इज़ ग्रेटर देन 0, सही है। अगर ये कंडीशन हम वहाँ पर देते तो नहीं चलता। डू वाइल क्या करेगा देखो, एक दफ़ा चलेगा ज़रूरी है, सही हो गया। अब अगर मैं इधर लिख दूँ, अब ये रुकेगा ही नहीं कभी, ये उम्र पे गया, मैं रुक जा भाई, समझे, ये हरकत कभी नहीं करना। चलो एक और काम करते हैं, रुको रुको देखो, मैंने कहा आई ग्रेटर देन 0 हो और आई मस्ट बी लेस देन 90 हो, तो ये उसको इनिशिएट करेगा, 90 तक लेके जाएगा उसको ये खुद। तो देयर आर सम केसेस जहाँ पर आप किसी चीज़ को इनिशिएट करना चाह रहे होते हो कि भाई जैसे मिसाल के तौर पर मुझे किसी फॉर्म का रिस्पॉन्स खोलना है और 90 एंट्रीज मुझे लेनी है उससे, 90 के बाद बंद कर दो आप, क्या कह सकते हो आप, क्या हो गया भाई, अरे एंड लगाना है यार, फिर गाने गलत कर दिए मैंने, एक कंडीशन भी ट्रू हो रही है, ट्रू जाएगा, एंड लगाना था। रुक जा, सॉरी, रुक जा रुक जा, डायरेक्ट यही लगाओ भाई, बल्कि सबर, कैसे यार, आई ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए और अब चलेगा, अब सही चलेगा। देखो आप रुक गया, गोल गोल घूम रहा भी नहीं है, तो अब आप नोटिस करोगे, देखो लेकिन ये 0 क्यों आया है, ये 0 इंक्लूड ही उस डू की वजह से हुआ है, डू ना होता कभी भी नहीं आता ये। यानी अगर हम मिसाल के तौर पे आप नोटिस करो, अब देखना, कंट्रोल X कंट्रोल V, जीरो नहीं आया। प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट पढ़ाया था मैंने, चलो वो भी पढ़ाते। अब देखो हुआ क्या, क्या हुआ,
अभी बताया तो है भाई, बताओ भाई। अच्छा देखो, अब देखो इधर हुआ क्या कि ये प्री इंक्रीमेंट, ये कौन सा है, बाद वाले को क्या बोलते हैं, पोस्ट। मैंने इसको कर दिया प्री इंक्रीमेंट। पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर अगली स्टेटमेंट को आने देगा। 2 मिनट को एक और काम करते हैं इधर यार, ये समझाता हूँ 2 मिनट इसका। इधर ये डू वाला कॉन्सेप्ट समझ आया, प्री पोस्ट का मैं समझाता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा इसको रोक देते हैं भाई, वरना 90 बार लूप चलाएगा। अच्छा ये मैंने कहा CLG, ओ सॉरी, वार A इक्वल्स टू 10, सही है, CLG A। मैंने कहा प्लस प्लस A, नहीं समझ यार कोई, यार क्या सिनारियो बनाऊं। 2 मिनटों को कंसोल के अंदर लगाता हूँ। सिनारियो था यार, सिनारियो जहन में नहीं आ रहा मेरे। नहीं, हाँ बन गया। अब देखो हुआ क्या, ए की वैल्यू क्या थी, मैंने जब पोस्ट इंक्रीमेंट किया तो उसकी वैल्यू 10 ही रही, यानी उसने उस लाइन को चलाया, उसके बाद उसके अंदर इंक्रीमेंट किया, तो ये लाइन चलने के बाद इसकी वैल्यू क्या हुई है, 10 के बाद यानी 11 हुई है। और देन जब ये वाली कमांड हमने चलाई, ये देखो मैं खाली इधर सिंपल ए को कंसोल करा के देखता हूँ, तो ये देखो इसकी पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से ये क्या हुआ 11, देन ये 12 हुआ, किसकी वजह से, प्री इंक्रीमेंट की वजह से। तो प्री और पोस्ट का कॉन्सेप्ट समझ आया क्या, नहीं ये बोलना भाई, भाई मैं कह रही हूँ इसकी वैल्यू क्या थी, 10 थी, हमने पोस्ट इंक्रीमेंट की, दैट मीन्स इंक्रीमेंट बाद में करो, इस लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद में इंक्रीमेंट करो। हाँ इसकी एग्जीक्यूशन के बाद करो, तो ये एग्जीक्यूट हो, ज़ाहिर बात है एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट हुई है ना, उस स्पॉट पे तो नहीं हुई, तो इस वजह से उसकी वैल्यू क्या थी, 10 ही थी। नेक्स्ट लाइन में मैंने चेक की तो हाँ भाई 11 हो चुकी है। फिर जब मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट की बात की तो ये लाइन चलने के साथ, यानी पहले इंक्रीमेंट ही हुई देन आगे बढ़ा, वो इंक्रीमेंट करके आगे बढ़ा है वो, सही है। पहले भी इंक्रीमेंट हो गया था लेकिन शो नहीं करवा रहा, उस लाइन के बाद उसका रिजल्ट नजर आएगा आपको, सही है, कोई मसला। आ जाओ, ये देखो वाह वाह 43 पे आ रहा है प्लेसिंग स्क्रिप्ट, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। कमेंट करना देख लेना जावास्क्रिप्ट में। अच्छा जी भाई, इवेंट्स क्या होते हैं, जब ये आए, ये हो, ये आए तो ये हो जाए, जैसे कि वो कह सकते हो। सर ऐसा है कि अगर ये कर्सर अगर इस चीज के ऊपर आए तो उसका कलर चेंज हो जाए, सही है। इस तरीके से। देखो इवेंट का सिंपल सा सीन है कि कोई भी काम होने पे कोई रिएक्ट आप आगे से करो, कह सकते हो, ठीक है। अब मसलन अब वेब के एनवायरनमेंट में क्या इवेंट करोगे, मैं कहता हूँ मैं कोई की दबाऊँ तो, बटन का कोई क्लिक प्रेस करूँ तो, माउस को मूव करूँ तो, सही है। यानी आप बेसिकली
किसी इनपुट डिवाइस से किसी किस्म का उसका एक्शन नोट कर रहे हो, उसका इवेंट को कॉल कर रहे हो आप, नोटिस कर रहे हो आप। सही है, देख लेते हैं भाई। चलो यार पहले बटन को ही देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा क्लिक मी, बटन भाई आ गए। हमारे पास बहुत सारे, मैंने कहा भाई मिसाल के तौर पे ऑन क्लिक, अब देखो ये क्या हुआ। ऑन क्लिक जो है हमारे से डबल कोट्स के अंदर कोई भी अलर्ट ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, सही ऐसा है कि नहीं। अब जब मैं दोबारा डबल कोट डाल रहा हूँ तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कौन से वाले कोट किसके लिए हैं। तो जब अगर एक दफ़ा डबल कोट यूज़ कर दो तो नेक्स्ट टाइम सिंगल कोट यूज़ करो। वो रेक में जाओगे तब आएगा। अच्छा, मैंने कह दिया हेलो, जैसी भी स्पेलिंग छोड़ो अब इसको, सही हो गया। यानी आप किसी भी क्लिक के ऊपर कोई भी काम करना चाह रहे हो। ये तो भाई मैंने एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन यूज़ किया। अब मिसाल के तौर पर मैं किसी अपने फंक्शंस को चाहता हूँ, मैंने कहा क्लिक मी के नाम से एक फंक्शन मैंने बना दिया। app.js में जाते हैं, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मैंने एक अदद फंक्शन बनाया क्लिक मी के नेम से, और मैंने कंसोल लॉक करवा दिया रनिंग। सही हो गया। सही है, चल रहा है, ऑन क्लिक समझ आ गया। इसी तरीके से आपके पास और भी इवेंट्स हैं, जैसे कि देख लेते हैं बहुत सारे। क्या था यार, देख लेता हूँ, चलो रुको। अच्छा, एक बात याद रखना, इवेंट्स की पहचान क्या है, इनके जो स्टार्टिंग वर्ड हो ऑन होगा हमेशा शुरू में। इवेंट की पहचान है आपके से। मैंने कहा ऑन, बल्कि नहीं, ऑन चेंज इवेंट इनपुट में समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। मैंने एक इनपुट फील्ड बनाई, सही है। इसमें मैंने क्या दिया, ऑन चेंज, और इससे मैंने कह दिया क्लिक मी को कॉल करो। सही है। आपके पास इनपुट फील्ड थी, क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया भाई, ऐसा नहीं, चला क्यों नहीं है, उसको चलना चाहिए था, ये क्यों नहीं चला यार, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। सेकेंड ऑन चेंज भाई क्या कह रहा है, देख लेता हूँ भाई ऑन चेंज क्यों नहीं चल रहा, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मेरे को, लगता तो डायरेक्ट ही है। मैंने लिखने में कुछ गलती कर रहा हूँ, लिख रहा तो सही हूँ यार, उसी तरीके से कॉल भी किया हुआ है। वही किया हुआ है, इधर भी क्यों नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा इधर भी। ये क्या सीन है, पता नहीं क्या कहानियाँ कर रहे हैं। 2 मिनट बुक देख लेता हूँ यार।
पता नहीं क्यों प्रॉब्लम कर रही है, इसमें कोई मसला थोड़ी है। फोन चेंज आएगा सही, ऐसी बात नहीं है, होगा ज़रूरी। मैंने कहा भाई मिसाल के तौर पे एक H1 बनाया मैंने कहा हेलो, सही है। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर माउस आने पे कोई भी चीज़ हो जाए, फिलहाल खाली हम ये देख रहे हैं कि क्या काम होगा। मैंने कहा ऑन, ओवर किधर गया, ये रहा, क्लिक मी को ही कॉल कराते खाली से। ये देखो जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस ला रहा हूँ, माउस लाने पे रन हो रहा है। ये चीज़ समझ आई? दोबारा देखो, जैसे ही मैं लाया माउस ओवर रन हो गया। अच्छा, इसी का अपोजिट भी एक, मैंने कहा ऑन माउस लीव। आप देखो मैं जब तक आया हूँ कुछ नहीं हुआ, जैसे लीव करूँगा चल जाएगा। आया, लीव किया, चल गया। अब ये प्रोसेस आपका यूज़ किस तरीके से हो रहा होता है, यानी ये चीज़ें किस जगह पे काम आती हैं? कोई आइडिया है इस चीज़ का? सही है। बहुत सारी तुम लोग वेबसाइटें खोलते हो, उसमें तुम्हारा पता ही नहीं होता, खाली खोलते हो ऐड्स आना शुरू होता। तुम करता हूँ 2 मिनट। स्लैक करता हूँ मैं बात। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर ही नहीं, फॉर एग्जांपल मूवीज़ की वेबसाइट वगैरह भी आप लोग जो टॉरेंट की मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करते हो, वो खाली उसके ऊपर माउस आता सही है, डायरेक्ट ऐड शुरू, सही है, ऐसा होता है ना? हाँ हाँ सही है, वो भी सही। इसके अलावा आप लोगों ने एक टूल देखा हुआ, जो लोग अगर फॉर एग्जांपल गूगल एनालिटिक्स पे वर्क कर चुके हैं, गूगल एनालिटिक्स पे, यानी जो वेबसाइट की ट्रैफिक बता रहा होता है कि इस वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आया है, या वो जो आपको बता रहे थे कि भाई यूज़र इस पेज को ज़्यादा एक्सेस कर चुका है, इस पेज को कम एक्सेस कर चुका है, वो बेसिकली इसी तरीके से बता रहा होता है। क्या आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, वो उसको खुद बता रहा होता है कि इस, यानी जिस फंक्शन की कॉल ज़्यादा आई है मिसाल के तौर पे, दैट मीन्स वहाँ पर यूज़र ज़्यादा था, वो ज़्यादा स्क्रॉल्ड हुआ है। तो जितनी स्क्रॉल अमाउंट किसी फंक्शन की ज़्यादा आएगी, वो ऑटोमेटिकली डिसाइड क्या कर लेगा कि यूज़र मेरा इस जगह पर ज़्यादा आया भाई, सही हो गया। तो इस किस्म के फंक्शंस आपके इसलिए काम आ रहा था, सही कि बाज़ लोग इसको गलत मकसद के लिए भी यूज़ करते हैं कि भाई वेबसाइट पे आ रहे होते हो, आपकी तरफ रीडायरेक्ट कर देंगे आपको, जो फिशिंग साइट्स वगैरह होती हैं आपकी, जो आपको कहा जाता है कि भाई एहतियात करो, सही। ओके, अब मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा अप्लाई करके देखें, सही, यानी HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे अप्लाई होगी, सही, हाँ सही कह रहा हूँ। और साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट के जरिए CSS कैसे अप्लाई करूँगा मैं, दोनों काम देखेंगे, सही। अच्छा जी, कहाँ हो रही है? चलो हो रही है, मैं अब डाउनलोड कर दूँ। मिसाल के तौर पे मैंने एक H1 का टैग बनाया, मैंने कहा हेलो, ओके, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँ कि जावास्क्रिप्ट के ज़रिए इसका कलर बदली कर दूँ माउस इसके ऊपर आने पर, सही। तो हमें ये तो पता है कि भाई माउस ओवर का इवेंट कॉल होगा। मैंने कहा ऑन माउस, किधर गया ओवर। अब आप इसको एक्सेस किस तरीके से करोगे? मैंने कहा दिस, यानी ये वाला एलिमेंट डॉट स्टाइल, क्योंकि स्टाइल के टैग में आप लोग लिखते थे ना, तो मैंने क्या कर दिया, दिस डॉट स्टाइल डॉट, मैंने कह दिया कलर इक्वल्स टू रेड। देखते हैं भाई क्या होता है, मुझे भी याद नहीं सही से कि नहीं,
सही हो गया, आगे बोलो ग्रेप्स। चलो चलो वापसी आ जाओ, शोधे नहीं बनो ज़्यादा। अच्छा, मैंने कहा माउस ओवर पे ये हो, माउस लीफ पे मिसाल के तौर पे इसका कलर ब्लू कर दो, ब्लैक था, क्या कर रहा है, और सही है। तो अब करते हैं इस तरीके से कि बहुत कॉमन टास्क है, हाँ करूँगा ना यार, है ना करूँगा ना, क्या होगा। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि बल्ब की एक इमेज लेंगे, बल्ब को ऑन ऑफ करेंगे। इसमें से कुछ पीएनजी होंगी, कुछ पीएनजीज नहीं होंगी। तरीका क्या है, आप टूल्स पे आओ, कलर पे आओ, ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट करो। चलो भाई, अब ये जितनी सब पीएनजी है, कंफर्म है, सही हो गया। अच्छा ओके, पीएनजी के अलावा सर वो नहीं चलती। 2 मिनट यार, मेरे को 2 बल्ब देखने दे। अरे 2 मिनट से ज़्यादा क्यों टेंशन ले रहा है। ये वाला, ये 2 लगाएंगे हम। अब सही है, ये देखो बैकग्राउंड से अंदाज़ा हो गया। तो मैंने किया कॉपी इमेज एड्रेस, सही है। मैंने कहा IMG सोर्स, उसके अंदर ये इमेज डाल दी मैंने। ओह बहुत बड़ा बल्ब हो गया भाई, छोटा करते थे इसको। ख़वातीन, मैंने कहा हाइट 10%। यार खामोश हो जाओ भाई, इसको 200 पिक्सल्स, छोटा हो गया। 1000 पिक्सल्स कर दें, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो गया, सही हो गया। अच्छा, अब भाई करेंगे क्या, मैंने कहा ऑन माउस ओवर दिस। जब स्टाइलिंग कर रहे थे मैंने क्या किया, स्टाइल को अडॉप्ट किया। अब मुझे बेसिकली उसकी इमेज का URL चेंज करना है, इमेज की सोर्स चेंज करनी है, यानी मैं इनडायरेक्टली तौर पे इमेज ही बदली कर रहा हूँ बार बार। तो मैंने कहा दिस डॉट सोर्स इक्वल्स टू दिस, ओके व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अरे इमेज तो बहुत छोटी साइज में, लेकिन चलो देख लेते हैं, काम कर जाएगी। क्या हो गया भाई, भाई आ जा। क्यों नहीं आया, भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई। हो सकता है, अभी नहीं हो रहा। अरे हो गया, हुआ भाई, हुआ, लाइट आ गई, सही है भाई, सही हो गया भाई, सही हो गया भाई। गांव के वासियों ले लो, कोई मसला नहीं। ऑन क्लिक के अलावा एक और भी कॉल होती है आपके पास, इसको कहते हैं ऑन डबल क्लिक, सही है। ट्राई करके देख लेते हैं बल्कि इसको यार, डबल क्लिक। लेकिन वन टाइम पे फिर एक ही लगेगा ना, हाँ ना, डबल क्लिक तो एक टाइम पे उसको ऑन करेगा बस। सिंगल क्लिक पे ऑन होना चाहिए, डबल क्लिक पे ऑफ होना चाहिए, ऐसा कर लेते हैं। तो मैंने कहा ऑन क्लिक पे ऑन करो,
ऑफ करो बल्कि, और ऑन डबल क्लिक पे ऑफ। देखते हैं क्या होता है भाई। ओके, तो मैंने मिसाल के तौर पे मैंने कहा यार 2 मिनट क्या भाई, हमने एक इनपुट फील्ड देखी थी हम लोगों ने, ऐसे ही है। और हमने एक बटन लगा दिया, मैंने कहा मिसाल के तौर पे सबमिट से। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब इस सबमिट को क्लिक करूँ तो मुझे इस इनपुट फील्ड की वैल्यू मिलनी चाहिए। यानी इनडायरेक्टली तौर पे आप किसी फॉर्म के अंदर जो जो वैल्यूज आप डालेंगे उसको आप रिसीव किस तरीके से करेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सही हो गया? कैसे करेंगे आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने इस बटन के ऊपर एक ऑन क्लिक लगा दिया कि मिसाल के तौर पर मैंने क्या दिया, सबमिट फॉर्म समथिंग लाइक दिस। मैंने कहा क्या था कि आप हमेशा कोई भी काम करोगे उसे चंक्स में डिवाइड करोगे। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे फंक्शन चल रहा भी है कि नहीं। सही है? मैंने सिंपल एक कंसोल लॉग लगा दिया, कुछ भी आ जाए। सही है? मैंने सबमिट पे क्लिक किया, फंक्शन सही चल रहा है, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम मुझे क्या करना है कि मुझे इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को रीड करना है। सही? अच्छा, मैं यहाँ पर आया, तो बढ़िया रीड करना किस तरीके से सिखा रहा है, पहले उसके अकॉर्डिंग देख लूँ। ओके, हाँ आईडी से करवा रहा है। ओके, अब किसी भी इनपुट फील्ड को आप कोई भी आईडी दे सकते हो। मैंने इसे आईडी दी, लेट सपोज ईमेल। सही हो गया? अच्छा, हमारे पास ये जो आपका वाइट पेज है, वाइट पेज कहूँ या यानी जो वाइट पेज खुला हुआ है, इसको आप क्या कहते हो? डॉक्यूमेंट। क्या कहते हो? अब इसके ऊपर आपने जो जो करना है आप उस डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट से करोगे आप। सही? तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैंने कहा डॉक्यूमेंट पे जाओ और एक एलिमेंट को लेके आओ आईडी के रिस्पेक्ट से। कौन सी आईडी के रिस्पेक्ट से जी? मैंने कह दिया ईमेल। ओके, और मैं काम करता हूं, इसी को मैं कंसोल करवाता हूं मैं। सही हो गया? ओके, हमने सबमिट किया तो क्या हुआ, पूरी की पूरी इनपुट फील्ड आ चुकी है हमारे पास। ओके, मैंने डॉट आईडी लिखा, मिसाल दे रहा हूँ, मैं सबमिट करूँगा तो मेरे पास उसकी क्या आ रही है, आईडी आ रही है। अच्छा, ये इसके अंदर हम एक और मज़ीद एट्रीब्यूट देते हैं। मैंने कहा नेम, ईमेल देता हूँ मैं, थोड़ा कैपिटल करके लिखता हूँ ताकि डिफरेंस नज़र आए। सही? और अगर मैं यहाँ पर नेम लिख दूँ तो आप देखेंगे नेम के अंदर जो वैल्यू थी मेरे पास वो थी, आ गई। ओके, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि हम ये जो चीज़ें लिखते हैं ये किस एट्रीब्यूट में जाती हैं। से चलो आ जाओ देख लेते हैं, अभी टेस्ट कर लेते हैं इसे। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट दिया वैल्यू का, और मिसाल के तौर पर मैंने वैल्यू में लिख दिया उसामा। तो आप देखोगे डिफ़ॉल्ट में वो वैल्यू उसामा में, यानी उसामा वैल्यू आने लगी। दैट मीन्स वट एवर द वैल्यू यू आर गिविंग वो किस एट्रीब्यूट में जाएगी, वैल्यू में सेव होगी। दैट मीन्स वी नीड टू टारगेट द एट्रीब्यूट ऑफ वैल्यू। से मैं यहाँ पर आया और मैंने सिंपल क्या लिख दिया, वैल्यू। ओके, तो मैं जब यहाँ पे मिसाल के तौर पर उसामा उस्मान लिखूँगा, उसामा उस्मान आ गया, कोई परेशानी? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने कहा वार ईमेल इक्वल्स टू दिस, वार पासवर्ड इक्वल टू
this CLG email तो आप डिफ़ॉल्ट में क्या रखते हो वैल्यू को, एम्प्टी। सही हो गया। ये इस वजह से आ रही है कि मेरे उस पासवर्ड में सेव हुई है, इसलिए वैल्यू आ रही है। मैं इसको अगर हटा दूँ, वो देखो सेव पासवर्ड में आ रही है, इसलिए ऑटोमेटिकली दे रही है। सेम एक काम करते हैं, Ctrl+A Ctrl+C, मैं अगर इसे इनकॉग्निटो में खोल लेता हूँ, देखो पासवर्ड तो सेव नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पे ये इंसर्ट किया, आ गया। या मैंने लिखा, कोई भी वैल्यू लिख दी मैंने क्या हो गया, 2 मिनट, आईडी चेंज नहीं किया है मैंने, हाँ ईमेल लिखा हुआ था मैंने कहा पासवर्ड। सही हो गया। तो किसी इनपुट फील्ड से वैल्यू लेना आ गई। अच्छा, अच्छा, अब नॉर्मली आप लोगों ने जो इनपुट फील्ड्स देखी होंगी वो आपने एक फॉर्म के अंदर देखी होंगी, और फॉर्म में भी एक इनपुट टाइप बटन होती है। आप इस तरीके से बटन नहीं लगाते, मेरे तो डायरेक्ट करवा दिया था। सही। तो आप करते क्या हो कि आप एक फॉर्म बनाते हो, सही है, उस फॉर्म के अंदर आप इस तरीके से इनपुट फील्ड्स लिखते हो। इसी तरीके से आप एक और इनपुट फील्ड देते हो जिसकी टाइप सबमिट होती है। सबमिट होती है, सही है। और मैंने उसमें क्या दिया, सबमिट। और फॉर्म के ऊपर जो आप इवेंट कॉल करते हो उसका नाम होता है ऑन सबमिट, कि सबमिशन के ऊपर आप ये काम करो। तो हमने कहा भाई आप सबमिट फॉर्म वाले फंक्शन को आप कॉल कर दो, सही है। तो आप देख सकते हो ये फ़ौरन से रिफ़्रेश हो जाएगा, ये भी पता है, इसको भी सही कर दें। ये नहीं, देखो फंक्शन चल रहा है लेकिन रिफ़्रेश हो रहा है, नोट करना देखना। इसको मैं एम्प्टी करता हूँ पहले। मैंने सबमिट किया, आया था कुछ लेकिन रिफ़्रेश हो गया। ये चीज़ समझ आई। अच्छा, अरे यार ये इसको कमेंट किया हुआ मैंने, देखो थोड़ी देर के लिए आया था, गया। मुझे इसको इस रिफ़्रेश होने से रोकना है। हाँ भाई इरशाद, कैसे रुकेगा बताओ। इसको जो है उसमें सेव करेंगे ना, लोकल स्टोरेज में। पेड़ा अगर रख, अभी आ रहा है क्या सीन है भाई।
टू तंग कर रहा है। दो मिनट यार, प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाना है इधर। रिटर्न फॉल्स भी कर सकते हैं। तो डायरी किधर प्रिवेंट डिफॉल्ट कर रही है? बे यार, ये क्या कर रहा है? अरे 2 मिनट याद आ गया, इवेंट भेजना है यहाँ से। इवेंट भेजूंगा उसको मैं वहाँ पर। आ गया भाई, ये लो। हमने किया क्या कि हमने जब फॉर्म को सबमिट किया, आपके पास हर उस पर एक इवेंट आप कॉल कर रहे होते हो, सही है? आप करते हैं क्या, जो मिनट रुको, ये जिसको आप दिस कह रहे थे ना, ये बेसिकली एक इवेंट है। आपने उस इवेंट को कहाँ पे पास किया? फंक्शन में, सही है? वो मेरे को ई के पैरामीटर में यहाँ पर रिसीव हो गया। इवेंट के ऊपर एक आपका मेथड होता है प्रिवेंट डिफॉल्ट का। प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है? उसको रिफ्रेश होने से रोक देगा, सही है? क्योंकि हम नहीं जा रहे वो रिफ्रेश हो, जाहिर बात है। अब रिफ्रेश हो गया तो वैल्यू कुछ रही ही नहीं। ये बेसिकली जो लोग PHP पे काम करते हैं वो जानते होंगे कि PHP पे किसने काम किया हुआ है। PHP या वर्डप्रेस पे आपने काम किया हुआ, गेट और पोस्ट का आप एक्शन देते हो, वो पेज को रिफ्रेश करता है। बट वी आर द पर्सन जो कि रिएक्ट वाली लॉजिक में जाना चाह रहे हैं। रिएक्ट का बेसिक आइडिया ही यही है कि वो पेज को बगैर रिफ्रेश किए सारे काम करेगा, तो हमें उसे रिफ्रेश होने से रोकना है। इस बिहेवियर को रोकने के लिए मैंने प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाया। सही हो गया? कोई टेंशन? असल में वो रिएक्ट में हम लोग डायरेक्ट ई दे के करते थे तब भी काम हो जाता था, यहाँ पर इवेंट देना पड़ा। सही है? कोई टेंशन? सर अब जब ये रिफ्रेश करेंगे डेटा तो चले जाएगा। मुझे रिफ्रेश होने से तो रोकना था। अभी भी दोबारा रिफ्रेश किया वो अच्छा वो उसमें लोगो स्टोरेज। अगर मैं ये प्रिवेंट डिफॉल्ट ना लगाऊँ, ये रिफ्रेश हो जाएगा जिससे पहले हो रहा था। सही है? अच्छा, हमने वैल्यू को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स वी आर गेटिंग द वैल्यूज। ऐसा है कि नहीं कि हम जो भी इनपुट फील्ड में वैल्यू डाल रहे हैं वो मैंने ले लिए। जब आप याद करो डेट टाइम मेथड का, आप लोग जब आप लोग डेट टाइम वाले मेथड्स पढ़ रहे थे, आपने गेट वैल्यू भी किया था, फिर उसके बाद सेट वैल्यू भी किया था। तो एक इनपुट फील्ड से मैंने वैल्यू लेना तो सीख ली, उसके रिस्पॉन्सिव में मुझे आगे से वैल्यू चाहिए भी। मसलन मैं कहता हूं कि मैं आपको इनपुट में सेंटीग्रेड में वैल्यू दूं, आप फॉरन हेड में मुझे रिटर्न करो। दो इनपुट फील्ड्स बनी हुई हो, जैसे आप लोग नॉर्मली उस पे करते हो, गूगल पे करते हो, अपना रुपीज़ में वैल्यूज़ डालते हो, नीचे वो आपको डॉलर में वैल्यूज़ दे रहा होता है। ये मैं अगर आपको मिसाल के तौर पे सेंटीमीटर में वैल्यू दूं, आप मुझे फीट्स में निकाल कर दूं, इसके समय कन्वर्टर्स देखे होंगे ना, बेसिकली यही लॉजिक अप्लाई हुई होती है उस पर। कैसे करेंगे आ जाओ देख लेते। काम करता हूँ यार, टाइम बजाता हूँ, बुक वाला कोड ही उठाता हूँ डायरेक्ट। ये रहा,
भाई इसने फॉर्म बनाया हुआ है, यार तो ये लाइन्स जो डालता है ना साथ में, ये लाइन मिटानी पड़ेंगी। सी पे कॉन्सेप्ट देख ले बेटा। से अब देखो हुआ क्या है, हमारे पास दो चीज़ें, एक सिटी नेम है, एक जिप कोड है। इसने उनको उन वेरिएबल्स में स्टोर करवाया और किस तरीके से गेट कर रहा है आईडी के रिस्पेक्ट से। 2 मिनट कोड दोनों साथ कर देता हूँ, ये देखो सही है। तो जिप के ज़रिए, यार ये बहुत ही बड़ा हो रहा है, उस वैल्यू को इसने गेट कर दिया। उसके ऊपर अब ये स्विच केस लगा रहा है कि भाई अगर आप ये स्विच केस दो तो सिटी नेम क्या हो जाना चाहिए, शिकागो। अगर आप 68114 दो, ओमाहा वटेवर, और बहुत सारे इसने क्रिएट कर दिए। अच्छा जी, और फिर उसके बाद उसने ये वाली जो दूसरी इनपुट फील्ड थी उसको गेट किया, उसकी वैल्यू क्या कर दिया, जो भी सिटी नेम के अंदर वैल्यू दी हुई थी। सही है, ट्राई करके देखते हैं भाई सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैंने ये वैल्यू डाली, दूसरी आ गई। सही है, अब एक और इवेंट इसने कॉल किया हुआ ऑन ब्लर। सही है, ऑन ब्लर भी समझाता हूँ। ऑन ब्लर क्या है कि आपने एक इनपुट फील्ड पे आए, आपने उसको जैसे ही छोड़ा, ये ऑन ब्लर है। एक काम करके दिखाता हूँ, इसका ऑन ब्लर का अपोजिट करके दिखाता हूँ बेसिकली मैं आपको। मैंने कहा ऑन फोकस, ऑन फोकस ऑन ब्लर का अपोजिट है। तो मैंने कह दिया दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू रेड। सही हो गया। देखो जैसे ही मैं ये करूँगा कलर रेड हो गया, पता नहीं कोड क्या डाला था। तो हम जैसे इस इनपुट फील्ड से अपना फोकस हटाएंगे, ये जो आपको ब्लिंकिंग नज़र आ रही ना, डंडी ब्लिंकिंग कर रही है, ये बेसिक 2 सेकंड, ये देखो जो लाइन सी ब्लिंक कर रही है, इट मीन्स ये डिस्प्ले कर रहा है कि ये वाली इनपुट फील्ड क्या है, फोकस्ड में है। और अगर आप थोड़ा देखो इसका बॉर्डर भी डार्क हुआ है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो फोकस है वो इस इनपुट फील्ड पे है। तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, इस रिस्पेक्ट से वो जो जितनी ट्रांसलेशन वगैरह मैं कह रहा था, या आप लोग अक्सर देखा होगा, आप लोग फॉर्म भर रहे होते हो, आप अपना कोई थोड़ी सी डिटेल डालते हो, ऑटोमेटिकली सारा रिकॉर्ड आ जाता है। ये देखा होगा NIC नंबर डालते हैं, वो जैसे उसको छोड़ता है या सबमिट करता है, पूरा का पूरा नीचे बंदे का रिकॉर्ड आ जाता है, वो इसी तरीके से आ रहा होता है। सही हो गया, कोई टेंशन? अच्छा ओके, ये भी कर लेते हैं, मजा आएगा इसमें। हाँ छोटा था, कोई इतना मेजर कॉन्सेप्ट थोड़ी है यार। मैं असल में चाह रहा हूँ कल डॉम पढ़ाऊँ, जो मेन टॉपिक है। अच्छा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, वो लिखा हुआ आ रहा होता है कि बहुत लंबा टेक्स्ट होता है, नीचे लिखा होता है रीड मोर, क्लिक करते हो टेक्स्ट ज़्यादा हो जाता है। ऐसा होता ही नहीं होता, वो इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा होता है थोड़ा सा। इतना लंबा लंबा टेक्स्ट नहीं लिखना पड़ेगा। क्या गलती कर दी? अच्छा वो नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, सॉरी। इसका इलाज हम लोग ये 6 से करेंगे। सही है, ये जो भी मल्टी लाइन एरर है ना, इसको इंशाल्लाह ये 6 से सही कर देंगे हम लोग। अच्छा भाई मैंने यहाँ पर एक बटन लगाया, इसके
बाद लगना चाहिए बटन, और हमने कह दिया रीड मोर, और उसके ऑन क्लिक के ऊपर मैंने इसे कॉल आउट कर दिया। सही है, सही है। अब हुआ क्या, एक पैराग्राफ था जो कि पूरा ज़्यादा था, यानी अगर आप नोटिस करो वही पूरा एग्जैक्ट पैराग्राफ है। सही है, इसने क्या किया, उसी पूरे के पूरे पैराग्राफ को इस पैराग्राफ से रिप्लेस कर दिया। लेकिन कैसे किया, इसने पहले उसकी आईडी ली। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट इनर एचटीएमएल का कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, रुको समझाता हूँ मैं। IDS LORS, ओके। मैंने कंसोल लॉग किया, डॉक्यूमेंट डॉट आई डी का मतलब तो पता है ना, सही है। कंसोल डॉट लॉग, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी उसकी थी ये। सही है, कंट्रोल शिफ्ट आई। आप देख सकते हो मेरे पास पूरा का पूरा टैग आ चुका है। सही है, अब इसके आगे मैं अगर लिखता हूं इनर HTML, तो उसके अंदर जो भी HTML है, इवन देखो आप कमिट्स तक आ गए, पूरी की पूरी आ चुकी है मेरे पास। लेकिन मैं अगर इसी के रिस्पेक्टिवली, बल्कि कंट्रास्ट में कहूँगा, रिस्पेक्टिवली क्यों कहूँ, इनर टेक्स्ट लिखूंगा, तो देखो जो कोई टेक्स्ट था खाली वो आया है, HTML नहीं आई। इनर टेक्स्ट और इनर HTML का फर्क समझ आ गया। तो भाई हमने क्या किया, इस फंक्शन में हमने किया कि क्या है कि हमने एक वेरिएबल में पहले पूरा कंप्लीट टेक्स्ट डाल के रख दिया। हमने फिर जो उस पैराग्राफ को आईडी दी हुई थी, उस पैराग्राफ को एक्सेस किया, और उसके अंदर जो वैल्यू थी इनर HTML की, उसको रिप्लेस करा दिया एक्सपेंडेड से, कि उसके अंदर ये वाली वैल्यू डाल दी, जिसकी वजह से हुआ क्या कि रीड मोर का बटन भी गायब हो गया। यानी वो पूरे का पूरा जो भी अंदर था उसको इसने इससे रिप्लेस कर दिया। सही हो गया, कोई टेंशन? ये इमेजेस वाला वही सीन है जो मैं कह रहा हूं। देखो डिफरेंस क्या है, खाली जूम कर देता हूं उसको मैं। इसने उसके ऑन क्लिक पे एक फंक्शन बनाया है और उसी तरीके से उस फंक्शन को ये एक्सेस कर रहा है। लेकिन जब हम यानी अपना जावास्क्रिप्ट के HTML के अंदर इस चीज़ को अप्लाई कर रहे थे, तो मैं दिस करके उसको यूज़ कर रहा था कि मैंने लिखा था कि भाई दिस डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस तरीके से। सही है, लेकिन जब हम उधर यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। मैंने जब उसको स्टाइलिंग अप्लाई की थी तो मैंने क्या दिया था, दिस डॉट स्टाइल डॉट लाइक दिस। सही है, इसी तरीके जब सोर्स को मैं चेंज करना चाह रहा था तो मैंने क्या किया था, दिस डॉट सोर्स। अब अगर आपको क्लास चेंज करनी है तो आप दिस डॉट क्लास नहीं, क्लास नेम लिखोगे। पॉइंट समझ आया? देखो हमें जब सोर्स को चेंज करना था, मैंने क्या लिखा था, दिस डॉट सोर्स, उसकी वैल्यू दे दी थी। सही, मुझे उसका क्या नाम है, कलर चेंज करना था, मैंने दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर चेंज हो गया। सही है, अब जब मुझे क्लास चेंज करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, दिस डॉट क्लास नेम, लेकिन यहाँ क्लास लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आप क्लास नेम लिखोगे। अब उसके पीछे रीज़न क्या है ये समझो। ऊप कितनों ने पढ़ी हुई भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कितनों ने पढ़ी हुई? उसके अंदर क्लास का कीवर्ड देखा हुआ, जावास्क्रिप्ट में भी क्लासेस होती हैं। तो जब आप वही सेम कीवर्ड दो बार यूज़ करोगे वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये किस क्लास की बात कर रहा है। तो फॉर दैट जावास्क्रिप्ट ने इसको क्लास से क्लास नेम में कन्वर्ट कर दिया। सही हो गया, तो आप क्लास नेम का कीवर्ड यूज़ करेंगे आप, यानी एक तरीके से आप जावास्क्रिप्ट के ज़रिए एक क्लास इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप एक एलिमेंट की क्लास को चेंज कर रहे हो। सही है, ये देखो इमेजेस को स्वैप कर रहा है,
यानी पहले हमने इस तरीके, देखो वो खुद कह रहा है अनदर वे टू डू दिस, पहले हमने डायरेक्ट इस तरीके से दी हुई थी ना, अब वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, दिस की अब डॉक्यूमेंट आ गए, और तो वही है, यानी आईडी के जरिए उसको एक्सेस कर रहा है और फिर उसकी सोर्स कर रहा है। सही है, सिंपल है। इमेजेस को स्वैप भी कर रहे और क्लासेस भी लगा रहे, एक ही बारे में, कोई मसले वाली बात नहीं है ये तो। सेटिंग स्टाइल्स सही है, किसी भी चीज़ पे आप कोई नया स्टाइल लगाना चाह रहे हो, चलो यार ये लगा दे तेरे को, बहुत हो गया। यार 57 तक कर लो, कल डोम पढ़ते हैं यार, तकरीबन हो चुके हैं सारे, डोम में मिक्स होगा बता रहा हूँ। अरे 3 चैप्टर है यार, 3 लाइनों में पूरा कर दूंगा ये, क्या है? नहीं मैं नहीं कर रहा, नहीं है सब कुछ साइन। देखा, इसकी बहुत इज्जत करनी पड़ती है भाई मेरे को, रीज़न पता है, मेरी दादी का नाम इरशाद था। अब सही है, लेकिन मैं क्लास में भूल जाता हूँ। अच्छा यार बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 3 छोटे से कॉन्सेप्ट को, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पर आया, अरे यार इसे अनकमेंट कर देते हैं भाई, हम 3 पैराग्राफ क्रिएट कर रहे हैं, सही है। मैंने कहा पी डॉट माई पैरा, सही है, मल्टीप्लाई बाय 3, और इन सब के अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ हेलो हाय, कुछ भी लिख दिया मैंने से। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि जैसे देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आपने किया, तो आपने क्या किया, आपने सारे एलिमेंट्स को टारगेट कर लिया, ये टारगेटिंग कर रहे हैं ना हम लोग एक तरीके से, उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम उसको टारगेट कर पाऊँ, कि भाई जिन एलिमेंट्स पे ये क्लासेज है वो सारे ले आओ मेरे पास, सही है। यानी नॉर्मली तौर पे आपने देखा होगा कि आप लोग अक्सर फिल्टर्स लगा रहे होते हो, तो कलर उसके ऊपर कुछ हो जाता है कि भाई ये जो रूल्स है इसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं, डिफरेंट लेआउट्स होते हैं, आप ये चेक मार्क करते हो कि मिसाल के तौर पे कराची के सारे रेस्टोरेंट्स आ जाएं, तो वो कराची वालों को अक्सर हाईलाइट कर देगा उस एरिया को, तो वो लॉजिक इस तरीके से अप्लाई हुई होती है कि बेसिकली वो एक क्लास के ज़रिए उसको एक्सेस कर रहा होता है, सही है। तो मैंने क्या कहा कि कंसोल लॉग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो मैंने क्लास क्या दी थी उसको, माई पैरा, ओके। तो आप देख सकते हो उसने माई पैरा के 3 पैराग्राफ मुझे दे दिए, अब उसके अंदर ये इतने सारे एट्रीब्यूट्स भी हैं। तो मैंने कहा ओहो कौन है भाई, देखो आ जाए, कोई मसला नहीं, बुला लो, अरे बाद में करेंगे, बाहर बुला रहे हैं, आया
अच्छा भाई, तो अब अगर आप नोटिस करो हमारे पास ये किस में आ रहा है, एरे के अंदर आ रहा है, ऐसा ही है। फिर कोई आ गया, मैंने मिसाल के तौर पे लिख दिया वार, पारस नहीं लिखा है भाई, सही है। तो मैंने कहा फॉर वार आई इक्वल टू 0, आई मस्ट बी लेस देन पारस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस से CLG मतलब कंसोल लॉग, तो ये 1 by 1 प्रिंट हो गया। और जब इसके ऊपर मैंने लगाया आ गया, तो 3 दफ़ा था इसीलिए रिपीट हो गया, सही है। अच्छा, ये काम तो ये हो गया। क्लास नेम आईडी हमने कितने तरीकों से देख लिया उसको एक्सेस करना, आईडी के ज़रिए, क्लास नेम के ज़रिए। अब एक क्या रह गया भाई, बाय टैग नेम के ज़रिए, सही है। तो मैं इसी की एक कॉपी बनाता हूँ, सेम ही काम होगा, क्यों नहीं आएगी। ओ सॉरी, टैग नेम तो दिया ही नहीं, पी वाला जो टैग नेम दूंगा वही आएगा ना, सही है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब राइट नाउ क्या कर रहे हैं, जितने पी के टैग है सबको लेकर आ जाएगा। यानी अगर मिसाल के तौर पे मैं एक और पी भी बना दूं, हेलो, ये भी आएगा। क्लास नेम वाले में ये नहीं आता, यानी देखो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्लास नेम भी तो डालनी पड़ेगी। माय पैरा, देखो तीसरा आया, चौथा नहीं आया। रीज़न वो उस क्लास को होल्ड नहीं कर रहा था, सही है, कोई टेंशन। अच्छा, लास्ट टॉपिक है भैया आपका, ये कह रहा है कि कुछ एलिमेंट्स को कुछ नेम के जरिए टारगेट करो, सही है। कैसे, आ जाओ देख लेते हैं। चलो आयो देख लेते हैं। अच्छा भाई, जाना नहीं, अनाउंसमेंट है तुम लोगों के लिए, फिर मुझे नहीं जाना। मैंने कहा था डिव बनाया, उसके अंदर 3 पैराग्राफ्स बनाए, हेलो, हाय, आईफोन ऑन होता है ना, उसमें आता है। अच्छा, मैंने कहा था आईडी दी ग्रीटिंग्स की, से, और मैंने कहा कि डिफ वेरिएबल बना दिया मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सा एलिमेंट जिसको मैंने आईडी दी हुई है, एस भी था ही नहीं था, ग्रीटिंग्स। सही है, मैंने कंसोल लॉक किया इस जेफ को, देखता हूँ क्या आता है इसमें। डिव आ गया, उसके अंदर बहुत सारे मज़ीद एलिमेंट्स भी हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि मैंने लिखा div डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, मतलब पी। आप लोग CSS में करते थे कि ऐसे पी लेकर आओ जो कि ये वाली क्लास होल्ड करते हैं, यानी CSS में आप इस तरीके से लिखते थे ना, मिसाल के तौर पे कि ग्रीटिंग्स वाली आईडी हो, उसकी जो पी हो उसके ऊपर ये अप्लाई हो जाए, इस तरीके से करते थे। तो सेम वही लॉजिक हमने अप्लाई की कि फॉर एग्जांपल किसी आईडी या किसी क्लास या किसी टैग के रेफरेंस से उस चीज़ को एक्सेस करो, यानी आपने उसके अंदर पहले इसका रेफरेंस स्टोर किया और फिर उसी को एक्सेस कर लिया। अब आप क्लास नेम के जरिए भी एक्सेस कर सकते थे एंड सो ऑन। सही।